नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक आर्क्स ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी द्वारा जो पीसीएस प्री 2020 का एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है 11 अक्टूबर 2020 को, उसका जो दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का, जिसको हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं, उसकी हम स्ट्रेटजी देखेंगे कि उस पेपर को हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे कि हम एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाएँ सीसेट के पेपर में और प्री के एग्ज़ाम को हम पास करके मेंस तक पहुंच सकते हैं यदि जीएस 1 पेपर हमारा अच्छा होता है। उसका कट ऑफ अलग होगा, कट ऑफ केवल जीएस 1 का ही काउंट होता है। इसमें हमें एटलीस्ट कितने % नंबर लाने होते हैं? 33%। तो इससे पहले वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 11 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हों वो अपने डाउनलोड कर लें। अब जो सेकंड पेपर होता है जीएस 2 सेकेंड इनिंग में, जो उसको सीसेट के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है, पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैंने पिछले 4 वर्षों का 2016, 17, 18, 19 4 वर्षों में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से या सेक्शन आप कह सकते हैं, रीजनिंग, मैथ, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, यही लगभग सिलेबस होते हैं। सीसेट में जो टॉपिक्स होते हैं सीसेट के पेपर में, रीजनिंग, मैथ, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, और जनरल मेंटल एबिलिटी। ये मुख्य रूप से टॉपिक्स होते हैं। मैथ यहाँ पर 10th लेवल की होती है, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th एलिमेंट्री मैथ। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश भी क्लास 10th लेवल की ही लगभग पूछी जाती है। लगभग क्या, 10th लेवल तक की ही पूछी जाती है, ठीक है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी। तो इन टॉपिक्स में से इस टेबल के माध्यम से आप देख लीजिए कि किस पिछले 4 वर्षों में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। हमें एग्जाम में 33% क्वालिफाइंग मार्क्स केवल लाने होते इसमें, सेकेंड पेपर में, ठीक है, सीसेट में 33% मार्क्स केवल। 100 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100, यानी कि 33%, लगभग 33 क्वेश्चन यदि हम नेगेटिव मार्किंग को हटाकर हम 33% एटलीस्ट सही कर लें तो इस एग्ज़ाम में हम पास हो जाएंगे, या इस एग्ज़ाम सीसेट को हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है केवल, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। प्री की जो कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है प्री का, उसमें जो कट ऑफ होती है उसमें इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है, केवल क्वालिफाइंग होता है ये। तो देखिए, 2016 में रीजनिंग में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। रीजनिंग में यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग भी इंक्लूड है, वर्बल रीजनिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें लॉजिकल वर्बल दोनों ही रीजनिंग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग को और वर्बल रीजनिंग को, ओके। तो इसमें 25 क्वेश्चन, 2017 में 13 क्वेश्चन पूछे गए, 2018-19 में फिर से 21 और 22 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, 2017 में आप देख रहे हैं कि मैथ में भी 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में 15 पूछे गए, फिर 2018 में 11-17 के मुकाबले 10 क्वेश्चन ज़्यादा आ गए मैथ में, ठीक है। फिर 14 क्वेश्चन आए हैं,
14 क्वेश्चन आए हैं 2019 में, और रीजनिंग में 2019 में लास्ट ईयर कितने आए? 22 क्वेश्चन। या इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि रीजनिंग में मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, रीजनिंग में मैथ से क्वेश्चन या तो इक्वल पूछे जा रहे हैं या ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस के माध्यम से वो जनरल मेंटल एबिलिटी भी चेक करते हैं, हमारी लॉजिकल पावर को भी चेक करते हैं हमारे माइंड की। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग में मैथ के या तो इक्वल क्वेश्चन पूछे गए या इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मैं केवल 4 साल की बात कर रहा हूँ, इससे पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2016 से 2019 तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में सेम पैटर्न है, वही 20 क्वेश्चन हिंदी में और जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हिंदी से कम। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा ये कंक्लूज़न निकलता है, ये जो ऊपर के 4 सेक्शंस हैं, ऊपर जो लिखे हुए हैं सबसे ऊपर, रीजनिंग, मैथ या एलिमेंट्री मैथ, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 10th लेवल तक की जो आती है, हाई स्कूल तक की, लगभग कितने क्वेश्चन हुए ये देखिए। 2019 में 20, 35, 70 से 75 के बीच लगभग। ठीक है, 2018 में 20, 15, 35 और 40, 75, 75 क्वेश्चन। ये भी 35 और 25, यहाँ पर 60 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 60 हुए हैं इस ईयर में, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हुए हैं 35 और 40, लगभग 75, 75। यानी कि इन 4 वर्षों में से 3 वर्ष में, 3 इयर्स में 75 क्वेश्चन इन 4 सेक्शन से आए हैं। कितने? 75 क्वेश्चंस। केवल 2017 में 60 क्वेश्चंस आए हैं। यानी ये 4 सेक्शन लगभग आप मान के चलिए कि 65 से 70 एटलीस्ट। भाई 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 65 से 70% ये कवर करते हैं, ये 4 टॉपिक्स जो हैं। तो सी सेट के पेपर में हमें एटलीस्ट हम क्वालिफाई कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सही हो जाएं, 60 क्वेश्चन सही हो जाएं, क्योंकि नंबर तो ऐड होने नहीं है जीएस पेपर 1 के नंबर में इनका, इस पेपर के। तो हमें 33% एटलीस्ट, 35%, 40, 45, ज़्यादा आपके जितने आ जाएं उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट पास होना है हमें, तो 33% चाहिए। तो 65, 70%, 70% मान के चलिए आप, लगभग इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये 2 टॉपिक, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, उनसे फिर बाकी 30-35 क्वेश्चंस लगभग बन जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस इन पर होना चाहिए। देखिए, इसमें हिंदी तो आप में से जिन अभ्यर्थियों ने आरओ का एग्ज़ाम दिया होगा या इससे पहले तैयारी कर रहे होंगे यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो जनरली हिंदी तो जनरल हिंदी सभी एग्ज़ाम्स में आती है, तो ये आप पढ़ ही रहे होंगे, ये आपकी लगभग तैयार होगी, रिवीजन करना है। जनरल इंग्लिश यदि 15 क्वेश्चन आते हैं, या तो आप सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो फिर आपके पास इसमें से रह जाएंगे केवल 45 या 50 क्वेश्चन करने के लिए। उसमें से आपको 33 नेगेटिव मार्किंग हटाकर सही करने होंगे। यदि हम इंग्लिश को हटा दें, ठीक है, इंग्लिश को हम छोड़ दें, तो ये जो 3 सेक्शन हैं, इन 3 सेक्शन से 60 क्वेश्चन बनेंगे। 55 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं। ये हम पिछले वर्षों की एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने आए हैं। इस साल कितने पूछे जाएंगे ये तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो फिर हमें नेगेटिव मार्किंग को हटाकर इन 3 सेक्शन से ऊपर रीजनिंग, मैथ और जनरल हिंदी, ये ऊपर के जो 3 सेक्शन हैं, इनसे हमें एटलीस्ट जो है 33-35 क्वेश्चंस एटलीस्ट हमारे नेगेटिव मार्किंग हटाकर, जो गलत क्वेश्चन हो गए नेगेटिव मार्किंग को कैलकुलेट करने के बाद हटाकर हमारे लगभग 33 या 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इंग्लिश भी आप जो 10th लेवल की इंग्लिश होती है, अभी मैं आपको अपने एक वीडियो में बता दूंगा कि उसमें क्या पूछा जाता है जनरल इंग्लिश में। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। अदरवाइज हिंदी आपकी तैयार है। हाई स्कूल तक की मैथ हम सभी ने कुछ ना कुछ मैथ में तैयार किया ही होगा, कोई ना कोई मैथ के 4 चैप्टर 5 चैप्टर कुछ टॉपिक्स जो है उनके फार्मूले हमें याद होंगे, उन्हीं को हम रिवाइज कर लीजिए। मैंने अपने पिछले 1-2 वीडियो में लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करवाए हैं, अभी मैं आपको एग्ज़ाम से पहले फिर करवा दूंगा। ठीक है,
और रीजनिंग को भी हम एग्ज़ाम से पहले पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के आते हैं और किस तरह से उनको करते हैं, ठीक है। और जो इंटरपर्सनल और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के, इनको आप लास्ट ईयर के पेपर से रिवाइज कर लीजिए। आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें कैसे उनका आंसर देना होता है। और यदि आप पे बुक है रीजनिंग की तो उसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस का एक चैप्टर दिया होगा। यदि आपने एक बुक खरीदी है जिसमें पूरा वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें डिसीजन मेकिंग का भी 1 या 2 चैप्टर दिए होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप मार्केट से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मेन हमारा फोकस, हम अपने वीडियो में अब रीजनिंग और मैथ के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम अपने वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास केवल 10 दिन रह गए। कितने दिन रह गए? लगभग 10 दिन, क्योंकि 11 तारीख को तो एग्ज़ाम है, तो 10 डेज रह गए हमारे पास, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए अब सी सेट के पेपर के लिए। सी सेट के पेपर के लिए एटलीस्ट आप दिन में 1 से 2 घंटे दें, 2 घंटे दें। अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है इन टॉपिक्स की तो कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे पर डे देने होंगे बाकी बचे हुए 10 दिनों में। यदि आपकी कम तैयारी है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल तैयारी नहीं है, फिर तो बिल्कुल तैयारी नहीं है तो बात ही अलग है। लेकिन अगर कम तैयारी है तो एटलीस्ट 2 घंटे आप सीरियसली सी सेट के इन ऊपर के टॉपिक्स पर या नीचे के कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए आप 2 से ढाई घंटे दीजिए, ठीक है। तो बाकी बचे हुए 10 दिनों की स्ट्रेटजी यही है कि एटलीस्ट 2-2.5 घंटे आप सी सेट के पेपर को दें, और हमें केवल 33% मार्क्स चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद 33% एटलीस्ट हमारे नंबर होने चाहिए, ताकि हम इस पेपर में पास कर सकें, इस पेपर को हम क्वालिफाई कर सकें। और जो GS1 का पेपर है, यदि हमारा वो भी अच्छा हो जाता है तो फिर उसमें हम जो भी उसकी कट ऑफ आती है, यदि पेपर हमारा अच्छा होता है, हम कट ऑफ में नंबर इतने अच्छे लाते हैं तो फिर वो हमारे काउंट हो सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें हम एटलीस्ट 33% लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया इन 4 सेक्शंस में जो भी आपका ज़्यादा वीक है उसको आप बाकी बचे हुए दिनों में पर डे 1 से 1.5 घंटा दीजिए। जो आपका तैयार है उसको हल्का सा रिवाइज करते जाइए आधा घंटे पर डे, ठीक है। अब हम कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने आज के इस वीडियो में कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें वर्बल रीजनिंग भी इंक्लूड करेंगे हम अपने आज के वीडियो में। अगले वीडियो में वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले हम देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अब टाइम कम रह गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझा सकूं कि किस तरह से हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो आया हुआ है लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में वो है नंबर सीरीज़ का। हम देखते हैं पहला प्रश्न। 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9। ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन जैसे आपको दिए होते हैं एग्जाम में वो दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ये देखना है अब कि कैसे करते हैं हम। देखिए नंबर सीरीज़ का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें लास्ट में कोई नंबर मिसिंग होगा या बीच में नंबर मिसिंग होगा, ठीक है। तो मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना होता है इसमें, ठीक है। या ये कहें आप, एक होता है जिसमें सीरीज़ को पूरा करना होता है, वो कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ होता है,
वो अलग तरह का प्रश्न होता है जिसमें सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी आती हैं और नंबर सीरीज़ भी आती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें लॉजिक देखना है कि कौन सा लॉजिक इस नंबर सीरीज़ में बन रहा है, तो उस लॉजिक के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है, ये देखना है। देखिए इसमें जैसा कि हम जानते हैं, इसमें यहाँ पर मैथ में 4 तरह के बेसिक ऑपरेशन जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में इन में से किसी एक का भी यूज़ हो सकता है, किन्हीं 2 का भी यूज़ हो सकता है। सपोज़ केवल माइनस का हो, केवल प्लस का यूज़ हो रहा हो, या प्लस मल्टीप्लाई दोनों का यूज़ हो रहा हो, ठीक है, या प्लस माइनस दोनों ही तरह के ऑपरेशंस यहाँ पर जो है वो अप्लाई किए गए हों, ठीक है। वो हमें देखना होता है कि क्या हुआ है, कैसे किया गया है। अब देखिए सबसे पहले हम देखें कि पहला हमारा नंबर क्या है 3, उसके बाद आ रहा है 5, यानी कि +2 हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये 5 का 5 है, ये +0 हुआ, फिर ये 14 हुआ +14। तो ये हमारा कोई लॉजिक बन नहीं पा रहा है, कोई सीक्वेंस हमारा नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, कोई भी सीक्वेंस 2 फिर 0 फिर 14, तो इसको हम छोड़ देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए, आप किसी रीजनिंग की बुक से इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसमें देखते हैं। अब हम एक नंबर को छोड़कर बीच में अल्टरनेट नंबर को चेक करते हैं, ठीक है, उसमें कैसा सीक्वेंस हो रहा है। देखिए 3 के बाद 5 है +2, 5 के बाद एक नंबर 19 हम छोड़ेंगे तो 7 है तो +2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, फिर 41 को हम छोड़ देते हैं, 7 और 2 9। ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पर एक हमें मिल गया, अर्थात ये +2 फिर 5 और यहाँ पर ये 7 +2, 7 से फिर ये 9 +2। अब यदि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर दिया होता, जो भी नंबर यहाँ पर हम निकालेंगे वो नंबर यहाँ पर दिया होता, इसके बाद का नंबर पूछते तो हम क्या लिखते, ऑप्शन में 11 होता, हमारा आंसर क्या होता 9 + 2 11। लेकिन वो नहीं पूछा, ये वाला पूछा है। तो अब हमें देखना है जो नंबर हमने बीच में छोड़े हैं उनमें क्या सीक्वेंस बन रहा है। देखिए 5 और 19 इसके बीच में कितना डिफरेंस है। यदि हम माइनस वाला यूज़ करें तो 19 - 5 14, या प्लस वाला यूज़ कर लें हम, 5 + 14 19 हो रहा है। 19 के बाद फिर 41, 19 के बाद 41 है, तो ये कितना हुआ 22, कितना हुआ 22। तो 14 पहले हो रहा है +14, फिर हो रहा है +22। अब यहाँ पर कोई सीक्वेंस आप देखिए क्या हो रहा है, 14 + 22 यानी कि +8, यानी जो यहाँ पर सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है बीच का, उन डिफरेंस के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का। तो यहाँ पर लॉजिक बन नहीं पा रहा है। हम ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पर A B C D, 61 71 79 और 69, ये है क्या आना चाहिए। अब देखिए ये +14 + 22 है, +14 + 22 और +8 का डिफरेंस हुआ, यानी कि इसके बाद अगर हम +8 करते हैं यहाँ पर तो 22 के बाद +8 कितना हो जाएगा 30। तो 41 में 30 जोड़ेंगे, 41 में कितना आएगा 71 ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। तो यही हमारा ऑप्शन, ऐसे हम देखकर लगा सकते हैं कि यही हमारा ऑप्शन सही है कि +14 हुआ फिर 20 हुआ, यानी 14 और +20 कितना हुआ +8। 14 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है 8 का, ठीक है, 14 से 8। अब 22 में भी हम 8 ऐड करते हैं तो कितना नंबर मिलेगा हमें 30, यानी 41 के बाद जो नंबर आएगा वो उससे 30 ज़्यादा होगा, तो कितना हो गया 71। यही हमारा आंसर हो गया। एक लॉजिक और भी है, हम देख सकते हैं। अगर हम देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, ठीक है, ये 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 × 4
-1 कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, उससे पहले यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए ये है 3 दूनी 6 -1, यानी ये नंबर 3 दूनी 6 -1 कितना आया 5, फिर 5 चौको 20 और -1 कितना हुआ 19। इसी तरह अब 3 × 2 5 × 4, अब इसके बाद 7 × 6 -1, माइनस केवल 1 ही हो रहा है, केवल क्या हो रहा है 2 4 6 जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 2 की टेबल के अनुसार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 2 जा 2 3 मतलब 6, 2 3 जा 6, अब 2 4 जा 8, इसके बाद क्या आएगा 6 के बाद 8 और नंबर क्या होगा हमारा 9। ठीक है, 9 7 5 3, ये देखिए 3 दूनी 6 -1 5, 5 चौको 20 -1 19, फिर 7 चंक 42, 42 और -1 41। देख रहे हैं 3 का डबल कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, 5 मिला, 5 का फिर 4 गुना, पहले 2 गुना किया फिर 4 गुना किया, 5 चौको 20 -1 कर रहे हैं 19। ठीक है, अब 4 गुना हो गया, अब इसका 6 गुना करेंगे, 7 छंग 42 -1 41, अब इसका 8 गुना करेंगे। ठीक है, किसका 9 का, तो 9 8 72 और -1 1 71। यहाँ से भी ऑप्शन हमारा क्या है अब बी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको इसकी बजाय आपको ये इजी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये वाला जो लॉजिक है वो उतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्ट ये है, क्योंकि ये हमने लगातार चेक किया, 1 स्टेप 2 स्टेप 1 2 3 4, 3 स्टेप में सेम सीक्वेंस मतलब पैटर्न जो है वो सेम बन रहा था और चौथे स्टेप में हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर क्या है कि हमने देख लिया, हाँ चलो 5 और 14 जुड़ के 19 हुआ, फिर 19 में 22 जोड़ा है तो 41 हुआ, तो 14 8 22 है, तो 22 में 8 जोड़ के यहाँ पर 30 करके आंसर तो हमारा मैच कर गया। तो हम इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा परफेक्ट पैटर्न है। ठीक है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको नंबर सीरीज का ये पैटर्न करवाया है। कोशिश करूँगा कि मैं नंबर सीरीज पर एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाकर आपको कुछ 5-7 उदाहरण एग्जाम्पल अलग से बताने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा यदि आपको ज़रूरत लग रही है उसकी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें किसी क्लास में कोई स्टूडेंट है विकल्प, (49) स्टूडेंट हैं, 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है। किस क्रम पर है? 18वें क्रम पर है। तो आखिरी से उसका क्रम बताइए।
ऑप्शंस जो दिए हुए हैं 31, 33, 20 और 32। देखिए इस तरह का प्रश्न जब पूछते हैं तो देखिए टोटल स्टूडेंट इसमें कितने दिए हुए हैं 49। अब मान लीजिए 49 स्टूडेंट हैं टोटल, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। तो ये मैंने एक आपको समझाने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है। क्लास में 49 स्टूडेंट है, उसमें 18th नंबर पर 18वें क्रम पर एक स्टूडेंट है, नाम उसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आखिरी से उसका क्रम बताना है हमें, आखिरी से। तो चूंकि आखिरी से क्रम पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, इसका मतलब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कक्षा में 18वें क्रम पर है, वो कहाँ से, ऊपर से, मतलब स्टार्टिंग से, शुरुआत से 18वें नंबर पर है, तभी तो आखिरी से उन्होंने क्रम पूछ लिया। अब मान लीजिए टोटल स्टूडेंट कितने हुए 49, और 49 में ये है 49 और ये है पहला स्टूडेंट, और यहाँ पर मान लीजिए कहीं 18th नंबर पर ये स्टूडेंट है, ठीक है, विकल्प। तो यहाँ पर ये है, तो नीचे से क्रम बताना है। तो 8 इसका, तो यानी इससे पहले कितने बच्चे हो गए 17, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने बच्चे हो गए, ये स्टूडेंट कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक 17 हो गए। 18वां नंबर पर ये स्टूडेंट है, ठीक है, हमें नीचे से इसका क्रम बताना है। तो ये 17 49 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 49 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। नीचे से टोटल 49 है, ऊपर के 17 हमने हटा दिए, 18वें नंबर पर ऊपर से ये वाला स्टूडेंट है, ठीक है। इसी का हमें नीचे से सीक्वेंस बताना है, क्रम बताना है, किस क्रम पर नीचे से, ठीक है, लास्ट से मतलब। तो 17 हम माइनस कर लेंगे, 9 7 गया 2, 4 में से गया 3, 30 सेकेंड, यानी कि 32वां नंबर हुआ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, सी। इसमें क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है, मतलब किसी और तरीके से, नीचे से दे देंगे, ऊपर से पूछ लेंगे, कई तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न में कहते जाते हैं उसी के अनुसार आपको देखना होता है। प्रश्न की, आपको क्वेश्चन की रीजनिंग में क्वेश्चन की जो उसके वर्ड्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना है कि क्या वो कह रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको करते जाना है। तो आप करते जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 आज का। आज का तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, तो ललन रतन से किस दिशा में है? तो ललन रतन से किस दिशा में है? बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस हो तो आसानी से आप कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं।
लॉजिकल रीजनिंग के हों या वर्बल रीजनिंग के हों। तो देखिए रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, पहले मैं आपको वीडियो डायरेक्शन के दे चुका हूँ एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हुआ? दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो ये बीच वाला दक्षिण पश्चिम हुआ। तो यदि पवन यहाँ पर है तो रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, पवन के दक्षिण पश्चिम मतलब इधर, यहाँ पर कौन होगा? रतन। 40 मीटर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दूरी हमसे पूछी नहीं गई है, केवल दिशा पूछा है, तो डिस्टेंस आप नोट कर भी सकते हैं, नहीं भी। फिर है यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, ललन पवन के दक्षिण पूर्व। अब देखिए ये नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, बाएं लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है वेस्ट, और राइट साइड में ईस्ट होता है। तो ये दक्षिण पश्चिम में तो रतन हो गया, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो ये दक्षिण पश्चिम बीच की दिशा हो गई। अब दक्षिण पूर्व ये दिशा होगी, दक्षिण के और पूर्व के बीच की, साउथ और ईस्ट के। तो यहाँ पर ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व, 40 मीटर, यानी कि डिस्टेंस हमें इतना ज़रूर पता लग जाएगा कि ये इक्वल दूरी है 40 मीटर, यानी रतन और ललन एक दूसरे के आमने सामने ही हैं। ये फ़ायदा हो जाता है अगर हम डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो बनाने की कोशिश भी उनको इक्वल ही करना आप, ठीक है। ये ललन हो गया। अब ललन रतन से किस दिशा में है? ललन रतन से किस दिशा में है? तो ये राइट साइड में है, बिल्कुल सीध में है, क्योंकि ये 40 मीटर ये है, 40 मीटर ये है, तो बिल्कुल सीध में राइट साइड, यानी कि पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है ये? पूर्व। यही हमारा आंसर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और आज हम इतने ही क्वेश्चन 3 रहने देते हैं, आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, और तैयारी जारी रखिए। 10 दिन केवल समय रह गया है PCS प्री के एग्ज़ाम में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।